हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बिजनेस टेक्नोलॉजी का 11 चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका नाम है गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिजनेस। इसमें जो सबसे पहले टॉपिक है वो प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? कॉर्पोरेट कंपनी को कहते हैं, जबकि गवर्न यानी रन करना, हाउ टू रन द कंपनी, हाउ टू गवर्न द कंपनी यानी कंपनी को कैसे चलाना है। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या चीज़ होता है? एक डायरेक्टर होता है, वो कंपनी को कंट्रोल करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। या यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? डायरेक्टर जो होता है ना, वो कंट्रोल करेगा कंपनी को ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। एक दफ़ा रीड भी करते। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द सिस्टम बाय विच ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय सीनियर ऑफिसर मीन डायरेक्टर। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, डीलिंग हॉनेस्टली, अकाउंटेबिलिटी, इंडिपेंडेंस एंड गुड मैनेजमेंट। यानी वो जो डायरेक्टर होगा वो हॉनेस्टली काम करेगा, आखिर में जवाबदेह भी होगा, और वो अच्छी मैनेजमेंट करेगा, और इंडिपेंडेंस, अपना काम इंडिपेंडेंट करेगा, यानी किसी के दबाव में आकर काम नहीं करेगा, जो इसको अच्छा लग रहा है उस तरह करेगा। पर्सपेक्टिव ऑन गवर्नेंस यानी बिफोर कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑनर शेयर होल्डर होता था, जबकि मैनेजर कंपनी को कंट्रोल करता था। तो बिजनेस, इसमें ऑनर जो होता था वो शेयर होल्डर होता था, पुट दियर मनी इनटू द बिजनेस, ओन ऑल द बिजनेस एसेट। जबकि मैनेजर जो होता था वो मेक द डिसीजन फॉर द बिजनेस, मैनेज द बिजनेस ऑपरेशन। बिफोर कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये कॉन्सेप्ट होता था, एक ऑनर होता था और दूसरा मैनेजर। लेकिन इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ गया, जिसमें डायरेक्टर जो होता है ना, वो कंपनी को कंट्रोल करता है शेयर होल्डर के बिहाफ पे। तो यहाँ पर बिजनेस में जो अनर हो, बिफोर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिजनेस में जो अनर होता था वो पुट देयर मनी इनटू द बिजनेस, ओन ऑल द बिजनेस असेट। जबकि मैनेजमेंट क्या करता था? मेक द डिसीजन फॉर द बिजनेस, मैनेज द बिजनेस ऑपरेशन। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर नॉट यूजुअली द सेम पीपल इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ये सब कुछ बिफोर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इस तरह चीज़ें होती थी। ये टॉपिक पर्सपेक्ट ऑन गवर्नेंस से रिलेटेड है। पर्सपेक्टिव ऑन गवर्नेंस से रिलेटेड है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये पर्सपेक्ट ऑन गवर्नेंस से रिलेटेड है। जब हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को एक दफ़ा रेट करते हैं, जब हम सिर्फ इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो रेदर देन द कंपनी के इंटरेस्ट। बिफोर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत केसेस थे जिसमें मैनेजर फ्रॉड में इन्वॉल्व थे। एक दफ़ा रेट भी करते हैं। इन अ लार्ज बिजनेस द शेयर होल्डर विल नॉट नेसेसरली बी इन्वॉल्व डे टू डे running and management of the business. The owner and manager will not be the same, and so there may be conflict of interest. एक दफ़ा फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रेट करते हैं। जब हम सिर्फ इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रेदर देन कंपनी के इंटरेस्ट, तो इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं था, बिफोर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत से केसेस थे जिसमें मैनेजर फ्रॉड में इन्वॉल्व थे। वो क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर जो होता है वो जो बिज़नेस में पैसे खर्च कर देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो तो डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होती। सब कुछ तो मैनेजर के हाथ में तो होता था, तो वो फ्रॉड करता था और बिजनेस को नुकसान देता था। तो अब एक दफ़ा फिर रीड करते हैं। इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन अ लार्जर बिजनेस द शेयर होल्डर owner will not necessarily be involved in day-to-day running and management of the business. The owner and manager will not be the same, and so there may be conflict of interest. इसके बाद फिर आता है रूल बेस्ड वर्सेस प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर एक रूल अडेप्ट नहीं कर लेते तो फिर इसकी रीज़न दे सकती हो।
जबकि रूल बेस्ड अप्रोच जो होता है ये रिजिड होता है, जो रूल बना दिया है वो हर हाल में फॉलो होगा। जबकि प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच जो होता है इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर एक रूल अडॉप्ट नहीं कर लेते तो फिर इसकी रीज़न दे सकते हो, या फिर एक दफ़ा अगर प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच को रीड करते, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस शुड बी अडॉप्टेड वेयर द कोड ऑफ कॉर्पोरेट्स यानी रूल ऑफ कॉर्पोरेट्स गवर्नेंस शुड बी अप्लाइड इन अ स्पिरिट रादर देन सेट ऑफ रूल्स। जबकि दूसरा जो है रूल बेस्ड अप्रोच, रूल बेस्ड अप्रोच ये बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, जो रूल बना दिया है वो हर हाल में फॉलो होता है। इसमें रूल बेस्ड अप्रोच इज़ यूज्ड because it is thought that a principle based approach is too broad and open to interpretation and it is clear to follow a set of rules। इसके बाद फिर आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड है, यानी जब बोर्ड बनाना है वो कैसे बनाओगे। बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रूल एंड कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। जब बोर्ड बनाना है वो कैसे बनाओगे, इसमें जो सबसे पहले डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक डिसीजन, लॉन्ग टर्म डिसीजन आर टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बिल्कुल सही है। ज़्यादातर लॉन्ग टर्म डिसीजन जो होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेती है। मॉनिटर द सीईओ, यानी सीईओ को मॉनिटर करेगा चेयरपर्सन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दो तरह के होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है और दूसरा होता है नॉन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दो तरह के होते हैं, ये एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दूसरा होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो टॉप हेड होते हैं ना उसको सीईओ कहते हैं, जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो टॉप हेड होते हैं ना इसको चेयरपर्सन कहते हैं। तो यहाँ पर मॉनिटर द सीईओ, यानी सीईओ को मॉनिटर करेगा चेयरपर्सन। एक दफ़ा रिपीट भी करते हैं। मॉनिटर द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चेयरमैन इज द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अंडरस्टैंड एंड मिटिगेट द रिस्क एंड मॉनिटर द कंट्रोल सिस्टम, ये डायरेक्टर जो होते हैं वो रिस्क को कम कर देते हैं और सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कम्युनिकेटिंग स्ट्रेटेजिक प्लान इंटरनली एंड एक्सटर्नली, वो जो लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं वो इंटरनली और एक्सटर्नली कम्युनिकेट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये प्लान है और इन पर काम करना शुरू कर दे। और ये सब कुछ किसके काम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के काम होता है, जैसे लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना। फिर इसके बाद ये सब कुछ जो होता है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड है, इसको डायरेक्टर बनाओगे जब डायरेक्टर विद रेलिवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, मिक्स अप एक्सपर्टाइज, यानी हर फील्ड के बारे में पता हो। बैलेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर, जैसे 4 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए तो 4 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए। रेलिवेंट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मेक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन, डायरेक्टर के पास फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों इन्फॉर्मेशन होगी ताकि वो अच्छे फैसले कर सके। इसके बाद फिर द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शुड नेवर बी द सेम इंडिविजुअल। अगर एक ही बंदा सीईओ और चेयरपर्सन होता देन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल होगा। इसके बाद फिर पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसमें जो सबसे पहले है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये परमानेंट एम्प्लॉय होता है, फिक्स सैलरी लेता है और डेली और रूटीन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। एक दफ़ा रीड करते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज़ अ मेंबर ऑफ द बोर्ड of a firm who has also management responsibility and who hold full-time position in the organization। दूसरी नंबर पर है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज अ बोर्ड मेंबर, not take part in the day-to-day management of the company।
यानी डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता। नॉट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ये एम्प्लॉय भी नहीं होता क्योंकि वो तो डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता। हैव नो फाइनेंशियल स्टेक इन द कंपनी, इसको जो फीस मिल रही है इसके अलावा वो कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होगा, जैसे बोनसेस, रिवॉर्ड, अनाउंसेस, इसका इंटरेस्ट नहीं होता। तो ये तो था नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एक दफ़ा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को फिर पलटे हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज अ बोर्ड मेंबर, नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, नॉट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, हैव नो फाइनेंशियल स्टेक इन द कंपनी। इसके बाद फिर इंडिपेंडेंस ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो इंडिपेंडेंस फैसले करते हैं। इसमें जो हैव नो बिजनेस, फाइनेंशियल और अदर कनेक्शन विद द कंपनी एक्सेट्रा, इसको जो फीस मिल रही है इसके अलावा कोई और फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होगा। नो टेक पार्ट इन द शेयर ऑप्शन स्कीम, शेयर ऑप्शन स्कीम मतलब शेयर परचेज, नॉट मेड शेयर होल्डर, यानी ये कोई शेयर नहीं ख़रीदता इस कंपनी का। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस कंपनी का कोई शेयर नहीं ख़रीदता जिसका वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। अपॉइंटमेंट शुड बी फॉर अ स्पेसिफाइड टर्म, जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म होते हैं जैसे 2 ईयर 3 ईयर के लिए। एंड रीअपॉइंटमेंट शुड बी ऑटोमेटिक। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर may take independent advice. There should be no pressure from the management or the executive director. अगर प्रेशर होगा तो फिर तो कोई पैदा नहीं होगा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हायर करने का। एक दफ़ा फिर पढ़ते, इंडिपेंडेंस ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हैव नो बिजनेस, फाइनेंशियल और अदर कनेक्शन। have no business financial or other connection with the company other than their remuneration or fees, not take part in share option scheme. Appointment should be for a specified term on a temporary basis and reappointment should not be automatic. Non-executive director may take independent advice. There should be no pressure from management or executive director. Advantage and disadvantages of non-executive director. Advantages: may have more experience and exposure. Non-executive director के ये advantage है. Can provide a fresh and independent decision. Act as a bridge between the executive member and the shareholder. Provide assurance to investor and other stakeholder. ये सब non-executive director के advantages हैं. Disadvantages of non-executive director. Relationship with the executive member may undermine their independence. अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव मेंबर का ताल्लुक़ हो जाए तो फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट फैसला नहीं कर सकता। रिलेशनशिप विद द एग्जीक्यूटिव मेंबर में अंडरमाइन देयर इंडिपेंडेंस। और सेकंड, फॉर लैक इंटरेस्ट एंड हैव लिमिटेड टाइम। ये दो इसके डिसएडवांटेजेस थी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के। अब एक अहम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है कमेटी। कमेटी आम जनरल सॉर्ट ऑफ ग्रुप को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कमेटी को किस तरह डिफाइन करेंगे। जैसे कमेटी, आपने किसी भी पर्पस को कंप्लीट करने के लिए अगर आपने डायरेक्टर का ग्रुप बना लिया। एक दफ़ा फिर कमेटी, अगर आपने किसी भी पर्पस को कंप्लीट करने के लिए अगर आपने डायरेक्टर का ग्रुप बना लिया, इसको कमेटी कहते हैं। अब हम तकरीबन 3-4-5 कमेटी पढ़ेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखना क्या चाहिए। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें दो बातें बहुत ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे इन कमेटी का मेंबर कौन होगा और इस कमेटी का पर्पस क्या होगा। ये दो बातें हर कमेटी का याद रखना चाहिए। ये MCQs में भी आते हैं, TQs सब कुछ में आता है। तो इसमें जो सबसे पहला कमेटी है वो है रिम्यूनरेशन कमेटी। इस मेंबर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है और इसका काम क्या होता है। रिम्यूनरेशन कमेटी, उनका काम होता है रिम्यूनरेशन यानी तनख्वाह एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए मुकर्रर करना।
रिम्यूनरेशन कमेटी इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं लेंगे, वो शेयर होल्डर के साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं। जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की रिम्यूनरेशन तो शेयर होल्डर डिसाइड करते हैं। एक दफ़ा रीड करते हैं। रिम्यूनरेशन कमेटी, मेंबर ऑफ द रिम्यूनरेशन कमेटी इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। द कमेटी नीड्स board to determine the organization general policy on the remuneration of executive director and specific remuneration package for each director. एक दफ़ा फिर, member of the remuneration committee is non-executive director. The committee need board to determine the organization general policy on the remuneration of executive director. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, द रिम्यूनरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड स्पेसिफिक रिम्यूनरेशन पैकेज फॉर ईच डायरेक्टर। रिम्यूनरेशन कमेटी का काम क्या होता है? रिम्यूनरेशन यानी तनख्वाह एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए मुकर्रर करना। दूसरा कमेटी है नॉमिनेशन कमेटी। नॉमिनेशन कमेटी, इसका मेंबर भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं और नॉमिनेशन कमेटी का काम होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सेलेक्ट करना। नॉमिनेशन कमेटी का काम होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सेलेक्ट करना और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को शेयर होल्डर सेलेक्ट करते। एक दफ़ा रीड करते। नॉमिनेशन कमेटी, मेंबर ऑफ द नॉमिनेशन कमेटी इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अ नॉमिनेशन कमेटी शुड बी इन अ प्लेस फॉर सेलेक्टिंग द बोर्ड मेंबर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड मेकिंग अ रिकमेंडेशन टू द बोर्ड। एक दफ़ा फिर, अ नॉमिनेशन committee, a member of the nomination committee is non-executive director. A nomination committee should be in a place for selecting the board member and making the recommendation to the board. इसके बाद फिर दूसरा होता है, इसके बाद फिर ऑडिट कमेटी होता है। ऑडिट कमेटी, ऑडिट साल के एंड पे अकॉर्डिंग टू द लॉ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना, इंटरनली और एक्सटर्नली ऑडिटर ने ऑडिट किया और बेसिकली ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट सबमिट करवाई। इंटरनल ऑडिटर, पहले इंटरनल ऑडिटर ने ऑडिट किया, इसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटर ने ऑडिट किया और दो ऑडिट कमेटी दोनों का चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। ये ऑडिट कमेटी का काम है। इसके मेंबर भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। एक दफ़ा रीड करते हैं ऑडिट कमेटी। Audit committees of independent of non-executive director should liaise with the external audit, supervise the internal audit, and review the annual account and internal control. इसके बाद फिर होता है रिस्क कमेटी। रिस्क कमेटी ऑडिट कमेटी का पार्ट ही होता है। किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करते हो। अगर हम आज इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट के कितने चांसेस है और लॉस के कितने चांसेस है, यानी रिस्क कैलकुलेट करते हैं। एक दफ़ा फिर, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हो। अगर जैसे कि अगर हम आज इन्वेस्ट करेंगे तो कल को, यानी अगर हम आज इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट के कितने चांसेस है और लॉस के कितने चांसेस है, यानी रिस्क कैलकुलेट करते हैं। एक दफ़ा पलटे। रिस्क कमेटी, मेंबर ऑफ द रिस्क कमेटी इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। द रिस्क कमेटी शुड इंश्योर दैट द सिस्टम इन प्लेस आइडेंटिफाई, assess, manage and control the financial risk. The risk committee should ensure that the system in place identify, assess, manage and monitor the financial risk. इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ते हैं। इसका नाम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिन कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो किया जाता है, एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट सबमिट कराएंगे कि क्या हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। एक दफ़ा फिर, जिन कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो किया जाता है, एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिपोर्ट सबमिट कराएंगे कि क्या हम गवर्नमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। एक दफ़ा रीड भी करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्टिंग रिक्वायर्स कंपनीज टू इशू अ नैरेटिव स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग हाउ कोड्स ऑफ प्रैक्टिस हैव बीन इम्प्लीमेंटेड अलॉन्ग विद अ स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग वेदर कोड्स हैव बीन अप्लाइड थ्रू आउट द accounting year or not. It should also explain any departure
फ्रॉम एनी स्पेसिफिक गुड प्रैक्टिस। इसके बाद अगला टॉपिक है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे एक कंपनी प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, लेकिन कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की क्या होगी? जैसे एक कंपनी प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, फिर सोसाइटी की तरफ आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दैट इज़ योर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोसाइटी की तरफ आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दैट इज़ योर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक दफ़ा रीड भी करते हैं। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ बिजनेस अप्रोच दैट कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय डिलीवरिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट फॉर ऑल द स्टेक होल्डर। एक दफ़ा फिर, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ बिजनेस अप्रोच दैट कंट्रीब्यूट टू अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय डिलीवरिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स फॉर ऑल द स्टेक होल्डर। स्ट्रेटजीज फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं, तो इनमें से किसी भी मेथड को पिक करके या एक से ज़्यादा मेथड को पिक करके सोसाइटी के टुवर्ड आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा कर सकते हो। अब एक को अलग डिस्कस करते हैं। इसमें जो सबसे है प्रोएक्टिव, इसके बाद फिर रिएक्टिव, फिर रेफरेंस, फोर्थ पर है एकोमोडेशन स्ट्रेटजी। इन सबको अलग अच्छी तरह डिस्कस करते हैं। इसमें जो सबसे है प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी, यानी आपको पहले से पता लग गया तो आपने अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ले ली। जैसे एक्सपायर केमिकल इन अ प्रोडक्ट, देन डायरेक्टली रिकॉल। प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी, आपको पहले से पता लग गया कि आपने अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ले ली। जैसे एक्सपायर केमिकल इन अ प्रोडक्ट, देन यू रिकॉल। Proactive strategy, a strategy which a business follows where it is prepared to take full responsibility for its action. A company which discover a fault in a product and recall the product without being forced to before any injury or damage is caused act in a proactive way. इसके बाद जो दूसरा है रिएक्टिव स्ट्रेटजी। ज़रूरी तो नहीं है आपको डैमेज से पहले पता लग जाए। कोई पर्सन की डैमेज या डेथ हुए, लेकिन गवर्नमेंट और पब्लिक के शोर मचाने के बाद हमने अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और हम इनको कंपनसेट करेंगे। एक दफ़ा फिर रिएक्टिव स्ट्रेटजी। रिएक्टिव यानी ज़रूरत तो नहीं है कि आपको डैमेज से पहले ही पता लग जाए। कोई पर्सन की डैमेज या डेथ हुए, लेकिन गवर्नमेंट और पब्लिक की शोर मचाने के बाद हम अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और हम इनको कंपनसेट करेंगे। एक दफ़ा रीड करते हैं। रिएक्टिव स्ट्रेटजी, दिस इन्वॉल्व फॉलोइंग अ सिचुएशन टू कंटिन्यू अनरिजॉल्व until the public, government or consumer group find out about it. एक दफ़ा फिर reactive strategy, this involve following situation to continue unresolved until the public, government or consumer group find out about it. इसके बाद थर्ड नंबर पर है रेफरेंस स्ट्रेटजी। और रेफरेंस स्ट्रेटजी, एक दफ़ा मसला हुआ, जो नुकसान होना था हो गया, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी भी एडॉप्ट कर ली। अब थर्ड नंबर पे है रेफरेंस स्ट्रेटजी। एक दफ़ा एक मसला हुआ था, जो नुकसान होना था हो गया, और रिएक्टिव और प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी भी एडॉप्ट कर ली। अब दोबारा ये एक्टिविटी ना हो, तो इसके लिए जो प्रिकॉशनली मेयर ले रहे हो वो रेफरेंस स्ट्रेटजी में आता है। एक दफ़ा रीड करते हैं। रेफरेंस स्ट्रेटजी, दिस इन्वॉल्व मिनिमाइजिंग और अटेम्प्टिंग टू अवॉइड एडिशनल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इसमें जो फोर्थ और सबसे लास्ट पर जो है वो है अकोमोडेशन स्ट्रेटजी। अकोमोडेशन स्ट्रेटजी, ये अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेकिन इन दो में से एक की वजह से, या इनमें से खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, लेकिन इन दो बातों की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते, लेकिन इन दो बातों की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। एक दफ़ा रीड भी करते हैं। एकोमोडेशन स्ट्रेटजी, दिस अप्रोच इन्वॉल्व टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन प्रोबेबली व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स: encouragement from a special interest group,
जैसे जैसे प्रेशर ग्रुप हो गया। और सेकंड नंबर परसेप्शन दैट अ फेलियर टू एक्ट विल रिजल्ट इन द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जैसे फूड अथॉरिटी इन रेस्टोरेंट